अब जब हम रिएक्शन की बात करते हैं तो रिएक्शन में दो तरीके के रिएक्शन देखते हैं। वन इज कॉल्ड एज रिवर्सिबल रिएक्शन एंड सेकंड इज कॉल्ड एज इरिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन में ये कहा जाता है कि जो रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में होता है, जो रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में होता है, मतलब सपोज हम यहाँ पे ए को बी में कन्वर्ट कर सकते हैं और कंडीशन को रिवर्स कर दे तो बी को हम लोग क्या करेंगे, ए में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज रिवर्सिबल रिएक्शन। कभी कभी ऐसा होता है किसी रिएक्शन को हम लोग वन वे में ही लेके जाते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग इरिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, एग्जांपल की बात करें तो H2 का रिएक्शन जब O2 के साथ करते हैं तो हम यहाँ पे H2O बनाते हैं। क्या बनाते हैं? H2। रिएक्शन बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पे हाफ मोल रख दिया मैंने तो H2 बना दिया। इफ हम कंडीशन को चेंज करते हैं तो H2O से हम लोग H2 प्लस O2 भी बना सकते हैं। इसका मतलब ये रिएक्शन जो रहेगा वो किसका काम कर सकता है? रिवर्सिबल रिएक्शन का काम कर सकता है। ठीक है, ओके। अब हमने कार्बन को बर्न किया और जब भी हम किसी को बर्न करते हैं तो बर्निंग हमेशा इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। तो अभी जो कार्बन है उस कार्बन को हम बर्न करेंगे, कार्बन को बर्न करेंगे तो ये बन जाएगा CO2। क्या बन जाएगा? CO2। जैसे ये CO2 बन जाएगा तो CO2 बनने के बाद ये एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट हो गया। अब इस CO2 से आप लोग कार्बन और ऑक्सीजन फिर से नहीं लेके आ सकते हो, मतलब ये रिएक्शन जो रहेगा वो कैसा रहेगा? ये रिवर्सिबल। तो इसको मानते हैं कि इट इज एग्जांपल ऑफ रिवर्सिबल। दूसरा इरिवर्सिबल का एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। आपके कॉपी में जो पेज है उस पेज को हमने कट कर दिया और उसको बर्न किया तो बर्निंग ऑफ पेज हो गया, तो उससे ऐश मिला। उस ऐश को ठंडा करेंगे, नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये जो रिएक्शन है वो कैसा है? इरिवर्सिबल। ठीक है, तो रिएक्शन में रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों अलग बातें हैं। हमको यहाँ पे तो ये सेम कंसेप्ट देखना है, वो देखना है प्रोसेस में। कुछ प्रोसेस जो होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं और कुछ प्रोसेस जो होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं। ठीक है, इन दोनों को पढ़ा रखिए। पहले मैं आपको एक बात रिवाइज करने के लिए बोलूंगा कि वो रिवाइज हमको करना है इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है। इक्विलिब्रियम का मतलब ये नहीं होता है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का क्वांटिटी सेम हो। इनका मतलब होता है जिस रिएक्शन में दोनों रिएक्शन का रेट इक्वल हो, मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड। एग्जांपल में आपको बोला था कि इफ हम ये जो इस साइड का वॉल है इसको हम लोग मूविंग पिस्टन मानते हैं और इन साइड से आप लोग इस वॉल के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करते हो। कितने लोग अप्लाई करते हो वो जरूरी नहीं है, लेकिन आप सभी मिलकर इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई कर रहे हो। उस क्लास के स्टूडेंट जो रहेंगे वो भी प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। आप इसलिए अप्लाई कर रहे हो क्योंकि आपको अपने क्लास का वॉल्यूम बढ़ाना है, वो इसलिए वहां से प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि उनको भी क्लास का वॉल्यूम बढ़ाना है। अब उधर से कितने लोग अब प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं। अब इधर से जितना प्रेशर एक्सर्ट करते हो उतना ही उस साइड से हो रहा है, तो क्या मानेंगे? ये जो वॉल रहेगा मूविंग पिस्टन वो कैसा रहेगा? एज इट इज रहेगा। तो इस टाइम पे मान के चल सकते हैं कि यहाँ से जो होने वाला प्रेशर है उसको बोलेंगे हम लोग, और बाहर से जो होने वाला प्रेशर है दोनों कैसे है? इक्वल है। तो इस कंडीशन को मानेंगे इक्विलिब्रियम। सपोज उनका प्रेशर एकदम से बढ़ गया और ये वॉल अंदर आ रहा है एकदम, तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में नहीं है। रिएक्शन जो रहेगा वो मतलब वॉल जो रहेगा वो इस साइड में आ रहा है। वॉल्यूम बढ़ेगा कम होगा इस क्लास का। अब हम खुद को मान लेते हैं सिस्टम और उनको मानते हैं सराउंडिंग। अब हम लोग यहाँ से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, वो वहां से प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। हमारे साइड से प्रेशर ज्यादा है तो ये वॉल उस साइड में जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? एक्सपेंशन, कंप्रेशन। अब ये वर्क किसने किया? उन लोगों ने या आप लोगों ने? तो आपको सिस्टम मानते चलते तो ये क्या हुआ? वर्क डन बाय द सिस्टम या वर्क डन ऑन द सिस्टम? सही है ना, मतलब आप लोग खुद काम कर रहे हो। इफ उन लोगों का प्रेशर ज्यादा है और आप लोगों का प्रेशर कम है तो ये वॉल जो रहेगा वो इनसाइड में आएगा। इसका मतलब वर्क कौन कर रहा है? वो लोग, इसके ऊपर, आपके ऊपर, और आप क्या बन गए? सिस्टम। तो इस कंडीशन को बोलेंगे वर्क डन ऑन द सिस्टम। ये जो फिनोमिना है यहाँ से लेकर वर्क डन के इक्वेशन तक, रिवर्सिबल और हम यहाँ से वर्क डन पढ़ेंगे आगे, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। यहाँ तक फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में सेम है, आगे जाके दोनों डाइवर्ट होते हैं। एक सब्जेक्ट में वर्क डन बाय द सिस्टम पढ़ते हैं, दूसरे में वर्क डन ऑन द सिस्टम पढ़ते हैं।
इसलिए जिस फॉर्मूला में केमिस्ट्री में यूनिट नेगेटिव होता है वही फॉर्मूला फिजिक्स में पॉजिटिव यूनिट वाला मतलब पॉजिटिव साइन वाला होता है। तो दोनों एग्जैक्टली अपोजिट होते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री में। इसका रीजन है एक में वर्क डन बाय द सिस्टम होता है, दूसरे में वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस जो रहेगा वो क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पे रिवर्सिबल इक्विलिब्रियम का मतलब दोनों साइड से प्रेशर इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अब ये जो यहाँ पे डस्टर है, ये डस्टर को हम लोग एज अ सिस्टम मानते हैं। अब इस डस्टर के ये यहाँ पे है, अब इस साइड से मैं प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, तो इस साइड से ए प्रेशर अप्लाई करता है, इस साइड से बी प्रेशर अप्लाई कर रहा है। अब ए का प्रेशर ज्यादा है तो ये क्या करेगा, डस्टर इधर जाएगा। ठीक है, तो ए का प्रेशर ज्यादा है और बी का प्रेशर कम है, तो ये डस्टर जो रहेगा वो इस साइड में क्या करेगा, मूव करेगा। इफ अभी ए का मतलब बी का प्रेशर बढ़ेगा और ए का प्रेशर कम हो जाएगा तो डस्टर जो रहेगा वो इस साइड में आएगा। ठीक है, अब डस्टर यहाँ से यहाँ पे जा रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्प्लेसमेंट हुआ इसको हम लोग बोलेंगे चेंज इन वॉल्यूम। क्या मानेंगे, चेंज इन वॉल्यूम। तो इसको मानते चलते कि चेंज इन वॉल्यूम होना चाहिए। ठीक है, एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं, वहां पे समझ में आएगा। हमारे पास यहाँ पे कंटेनर है, इस कंटेनर का जो एरिया है इसको मानते हैं कैपिटल ए। तो कैपिटल ए इज द एरिया ऑफ कंटेनर। ठीक है, और यहां तक हम इसको, अब इनसाइड में गैस प्रेजेंट है, इनसाइड में क्या प्रेजेंट है, गैस। ठीक है, और ये जो है ये है हमारा मूविंग पिस्टन। क्या रहेगा, मूविंग पिस्टन। इस साइड में जो वॉल्यूम रहेगा उसको बोलते हैं वी आई। वी आई मतलब इनिशियल वॉल्यूम। ठीक है, और ए इज द एरिया। ठीक है, अब यहाँ पे इतना है। अब इस साइड से जो प्रेशर अप्लाई होगा उसको बोलेंगे हम लोग प्रेशर ड्यू टू गैस, और पिस्टन के ऊपर यहाँ से जो प्रेशर होगा उसको बोलेंगे प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेयर। क्या बोलेंगे, प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेयर। सही है, अब इनसाइड में गैसियस पार्टिकल है जिसका वॉल्यूम कितना है, वी है। अब इस प्रेशर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर और गैसियस प्रेशर दोनों इक्वल है, तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम है। मतलब ये जो रहेगा वो कहीं पे भी शिफ्ट नहीं होगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन, पी एटमॉस्फेरिक ज्यादा है और पी गैस कम है, तो वो इनसाइड में आएगा। मतलब ये हो जाएगा कंप्रेशन वर्क डन ऑन द सिस्टम। इफ पी गैस ज्यादा है और पी एटीएम कम है तो ये एक्सपांशन होगा वर्क डन बाय द सिस्टम। तीन कंडीशन हो गया। ठीक है, अब पी एटमॉस्फेरिक और पी गैस, इसको बोलते हैं ड्राइविंग फोर्स। इसको बोलते हैं ड्राइविंग फोर्स और इसको बोलते हैं अपोजिंग फोर्स। ठीक है, तो जो बात मैं प्रेशर के हिसाब से बोलता था वही अब फोर्स के हिसाब से भी बोल सकता हूँ कि यहाँ से जो फोर्स आ रहा है उसको बोलेंगे हम लोग ड्राइविंग फोर्स और यहाँ से बोलेंगे अपोजिंग फोर्स। दोनों फोर्स इक्वल है, सिस्टम वही पे रहेगा। ड्राइविंग फोर्स ज्यादा है, अपोजिंग फोर्स कम है, तो पिस्टन नीचे आएगा। इफ अपोजिंग फोर्स ज्यादा है और ड्राइविंग फोर्स कम है तो पिस्टन जो रहेगा वो ऊपर जाएगा। ठीक है, अब इस डस्टर को यहाँ से जो प्रेशर आ रहा है उसको मानते हैं हम लोग फोर्स, जो इसको ड्राइविंग फोर्स, और इस साइड से जो अपोजिंग फोर्स। ठीक है, अब ड्राइविंग फोर्स ज्यादा है तो ये यहाँ से इधर गया, तो ये चेंज जो रहेगा वो ऑब्जर्वेबल हुआ। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम में नहीं था, यहाँ पे गया तो इक्विलिब्रियम होगा। कैसे, कंडीशन नंबर 1, पी एटमॉस्फेरिक ज्यादा है और पी गैस कम है। पी एटमॉस्फेरिक ज्यादा है और पी एटीएम का पी गैस कम है, तो कहाँ पे आएगा, नीचे। ये कब तक नीचे आएगा, अब जैसे ये नीचे आएगा तो वी आई था, फाइनल जो वॉल्यूम रहेगा वो क्या रहेगा, वी एफ। ठीक है, और जैसे ये नीचे आएगा मूविंग पिस्टन, और नीचे आने की वजह से वॉल्यूम कम होगा। तो इनिशियल वॉल्यूम जो था उसको वी आई मानता हूँ, फाइनल वॉल्यूम जो रहेगा वो वी एफ रहेगा। तो वी आई का वैल्यू ज्यादा था और वी एफ का वैल्यू कम आ रहा था। तो इससे हुआ क्या कि धीरे धीरे वॉल्यूम कम हो रहा है
और वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर बढ़ेगा। तो पहले क्या था, P एटमॉस्फेरिक ज्यादा था और P गैस कम था। ऐसा मानते हैं P एटमॉस्फेरिक जो है वो बहुत ज्यादा था P गैस से। किससे? P गैस से। अब जैसे नीचे आया तो ये P ऑफ गैस बढ़ेगा कम होगा? बढ़ेगा। ये पिस्टन जो रहेगा वो नीचे आ रहा है, तो पिस्टन नीचे आएगा तो वॉल्यूम कम होगा, और जब वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर बढ़ेगा। किसका? गैस का। ठीक है। तो पहले एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज्यादा था कंपेयर टू गैसियस प्रेशर। अब वॉल्यूम कम होने की वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर थोड़ा सा ही ज्यादा है। किससे? गैसियस प्रेशर। अब हमने फिर से अब पिस्टन को नीचे लेके आए तो क्या होगा? वॉल्यूम कम हो गया और प्रेशर बढ़ गया। और एक टाइम ऐसा आएगा जहां पे P एटमॉस्फेरिक इज इक्वल्स टू P गैस। ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम यहां से प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये पिस्टन जो रहेगा वो नीचे तक आएगा। ये कब तक नीचे आएगा? जब तक ये P ड्यू टू गैस एंड P ड्यू टू एटमॉस्फेयर दोनों इक्विलिब्रियम में नहीं आते हैं, मतलब दोनों इक्वल नहीं हो जाते हैं। और जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो इस कंडीशन को हम कहेंगे इक्विलिब्रियम। क्या कहेंगे? इक्विलिब्रियम। समझ में आ रहा है? हाँ। अब इस चेयर को मैं यहाँ रखता हूँ, ठीक है। इस चेयर के ऊपर मैं यहाँ से प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ, दूसरा वहां से प्रेशर अप्लाई कर रहा है। अब मेरा प्रेशर ज्यादा है और उसका प्रेशर बहुत कम है, तो ये चेयर जो रहेगा वो इधर जा रहा है। रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, सॉरी इक्विलिब्रियम है? नहीं है। तो देखो यहाँ पे मेरा प्रेशर ज्यादा था, उसका प्रेशर कम था, तो इसलिए मैंने इस पिस्टन को क्या किया, इस साइड में पुश किया। तो जब मैं इसको पुश कर रहा हूँ तो ये कब तक पुश होगा? तो एक पर्टिकुलर वॉल्यूम के बाद क्या हुआ, जितना मेरा प्रेशर था उतना ही प्रेशर इनसाइड का हो गया। तो इसका मतलब उन्होंने इक्विलिब्रियम को अटेंड। तो ये चेयर यहाँ पे है तो इक्विलिब्रियम पे है, यहाँ पे था तो इक्विलिब्रियम पे, इन बिटवीन इक्विलिब्रियम पे था नहीं था। तो ये इक्विलिब्रियम में कब है? इनिशियल स्टेट में, इन बिटवीन स्टेट में, या फाइनल स्टेट में? सही है। तो यहाँ पे जो है वो ओनली फाइनल स्टेट में क्या रहेगा? इक्विलिब्रियम में रहेगा। सही है। दूसरी कंडीशन, मेरा प्रेशर इनसाइड के प्रेशर से ज्यादा है, लेकिन थोड़ा सा ही ज्यादा है, तो मैं यहाँ से फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ और इनसाइड से कोई प्रेशर अप्लाई कर रहा है। ठीक है। अब बोलता हूँ कि मेरा यहाँ से जो प्रेशर है उसको मानते हैं कि यहाँ पे प्रेशर है 1.20 बार। मेरा प्रेशर मतलब प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेयर, और प्रेशर ड्यू टू गैस हम यहाँ पे मेजर करते हैं, और ये है 1.19। तो ये पिस्टन इतना दूर जाएगा? हल्का सा जाएगा। ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे हूँ और मैं ऐसा पुश कर रहा हूँ और आपको पूछ रहा हूँ रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है? रुक गया, इसका मतलब इक्विलिब्रियम में है। तो ये रिएक्शन पहले इक्विलिब्रियम में नहीं था, ये ऐसे ऐसे जा रहा है। मैं आपको पूछ रहा हूँ रिएक्शन कहाँ पे जा रहा है? पिस्टन कहाँ पे जा रहा है? इस साइड में जा रहा है ना। देखो मैं यहाँ पे था, पिस्टन जो रहेगा वो इस साइड में मूव हो रहा है। सही है। अब ये कब पॉसिबल है? जब मेरा प्रेशर ज्यादा है, मतलब 1.20 और इनर प्रेशर है 0.5, तब ये ऐसा होगा। ठीक है। लेकिन इफ हम प्रेशर का डिफरेंस इतना मानते हैं तो मेरा प्रेशर मतलब P एक्सटर्नल और P इंटरनल जो रहेगा नियर अबाउट सेम है। तो ये कहाँ पे रहेगा? इक्विलिब्रियम में रहेगा। अब मैं इसको हल्का सा पुश कर रहा हूँ। अभी मैंने पूछा है पिस्टन कहाँ पे मूव हो रहा है? पिस्टन रेस्ट में है कि मूव हो रहा है? हाँ? अभी ये चेयर मूव हो रहा है वहीं पे है, मतलब रेस्ट में है। ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं और देख रहे हैं कि चेयर जो रहेगा वो हमको घूमता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, मूव होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब चेयर जो रहेगा वो रेस्ट में है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है ना, मैं जो प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ वो इतना कम है कि आपको दिखाई नहीं दे रहा है। मैंने एकदम से ज्यादा प्रेशर अप्लाई किया तो वो ऑब्जर्वेबल है। लेकिन मैं बातें कर रहा हूँ और मैं धीरे धीरे इस चेयर को पुश कर रहा हूँ, इतने धीरे कि आपको समझ में भी नहीं आ रहा है।
लेकिन एट द एंड 2 मिनट के बाद बात करते करते मैंने आपको बोला कि ये चेयर जो है वो कहाँ पे है, तो अभी चेयर यहाँ पे था, अब धीरे धीरे मैं इसको पुश करता हूँ और एक टाइम ऐसा आएगा जिस टाइम के बाद ये चेयर यहाँ से यहाँ पे गया, लेकिन हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाए। क्यों? कि इसका जो मूव होने का जो स्पीड था वो कैसा था? बहुत स्लो था। अब ये बहुत स्लो कब रहेगा? जब इन दोनों के बीच का डिफरेंस ज्यादा रहेगा या कम रहेगा? ज्यादा रहेगा या कम रहेगा? कम रहेगा। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस कैसे है। डिफरेंस किसके बीच का? प्रेशर ऑफ एटीएम माइनस प्रेशर ऑफ गैस, और इसको बोलेंगे हम लोग चेंज इन प्रेशर। क्या बोलेंगे? चेंज इन प्रेशर। ठीक है, अब सिंपल एग्जांपल देते हैं कि यहाँ पे इस पिस्टन के ऊपर मैंने बहुत सारी सैंड ऐड कर दी, रेती, क्या होगा? एकदम ज्यादा सैंड ऐड कर दिया तो ये पिस्टन जो रहेगा वो यहाँ से इधर आया। अब मानते हैं कि पिस्टन यहाँ तक आ गया, तो ये था उसका इनिशियल वॉल्यूम V1 Vi और ये इसका फाइनल वॉल्यूम Vm। अब ये पिस्टन यहाँ से यहाँ तक कितने स्टेप में आया? कितने स्टेप में आया? एकदम से मैंने बहुत सारी सैंड यहाँ पे ऐड कर दी है, तो पिस्टन क्या होगा? यहाँ से निकल के यहीं पे आएगा। अब मैंने पूछा यहीं पे आके क्यों रुका? क्योंकि हमने देखो पहले एटमॉस्फेरिक प्रेशर और गैस का प्रेशर सेम था, हमने एक्स्ट्रा प्रेशर सैंड ऐड कर दिया, तो उसकी वजह से प्रेशर जो रहेगा वो बढ़ जाएगा, तो बाहर का प्रेशर बढ़ गया, उसके कंपेयर में अंदर का प्रेशर कम पड़ गया था, और इसीलिए वो पिस्टन जो रहेगा वो नीचे आया। लेकिन इनसाइड का वॉल्यूम कम होते गया और वॉल्यूम कम होते होते उसका प्रेशर बढ़ गया, और इस पॉइंट पे आने के बाद प्रेशर ऑफ गैस और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो रहेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अच्छा हम ड्राइविंग फोर्स अप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे थोड़ी सी सैंड ऐड कर दी है, तो अब जो फोर्स रहेगा वो किसकी वजह से रहेगा? सैंड की वजह से भी रहेगा। तो अब जैसे हमने सैंड को एक साथ ऐड कर दिया तो ये यहाँ से यहाँ तक आ गया। ठीक है, सैंड ऐड करने के पहले इक्विलिब्रियम में था, सैंड ऐड करने के बाद यहाँ पे इक्विलिब्रियम में है, बीच में इक्विलिब्रियम में नहीं था। कब हम एक साथ सैंड को ऐड करेंगे? तो मैं बोलता हूँ इनिशियली ये रिएक्शन यहाँ पे था, फाइनल रिएक्शन यहाँ पे है, बीच में इक्विलिब्रियम में नहीं था। और जो रिएक्शन हमेशा इक्विलिब्रियम में होता है उसको बोलते हैं रिवर्सिबल, और जो रिएक्शन हमेशा इक्विलिब्रियम में नहीं होता है, ओनली इनिशियल और फाइनल स्टेज में इक्विलिब्रियम में होता है, उसको बोलेंगे हम लोग इररिवर्सिबल। तो इस रिएक्शन को बोलेंगे इररिवर्सिबल। सही है। दूसरा एग्जांपल, अभी के कंडीशन में एटमॉस्फेरिक प्रेशर और गैस प्रेशर दोनों इक्वल है, तो मान सकते हैं दोनों इक्विलिब्रियम में है। अब मैंने एक साथ पूरी सैंड ऐड नहीं किया, मैं एक एक पार्टिकल ऐड करते जा रहा हूँ सैंड का, तो क्या होगा? इनिशियली क्या है? PATM इक्वल्स टू P गैस। मैंने एक ही सैंड का पार्टिकल ऐड किया, तो क्या होगा? PATM थोड़ा सा बढ़ गया, और इतना बढ़ गया कि हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाए, तो हमारे हिसाब से ये पिस्टन जो रहेगा वो वहीं पे है। सही है। अब फिर से मैंने थोड़ी देर के बाद एक सैंड का पार्टिकल ऐड कर दिया, तो प्रेशर थोड़ा सा बढ़ा। सही है। तो पहले भी वो इक्विलिब्रियम में थे, अभी भी इक्विलिब्रियम में है। अब मैंने एक और सैंड का पार्टिकल ऐड कर दिया, तो वो इक्विलिब्रियम में है। अब पहले हमने जितने सैंड ऐड किए थे उसमें सपोज 100 सैंड के पार्टिकल्स हैं, तो इनिशियल कंडीशन में एक साथ हमने 100 सैंड के पार्टिकल डाले थे, तो सिस्टम यहाँ से यहाँ तक एक साथ पहुंच गया। अब हम एक एक पार्टिकल ऐड करते जा रहे हैं, तो धीरे धीरे इसके ऊपर का प्रेशर बढ़ते जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो चेंज है वो इतना ज्यादा नहीं होगा कि हम उसको ऑब्जर्व कर पाए। ठीक है, वो सेम एग्जांपल है, इस चेयर को मैं एक साथ पुश करता हूँ और दूसरा मैं इसको धीरे 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 पुश कर रहा हूँ, और इतने धीरे कि वो ऑब्जर्व भी नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो अब एक सैंड का पार्टिकल ऐड करके पूछा क्या रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है? तो दूसरा सैंड का पार्टिकल ऐड कर दिया, क्या रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है?
तीसरा सैंड का पार्टिकल ऐड कर दिया, रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है। मतलब रिएक्शन यहाँ से छूटी यहाँ तक गई और इस सभी टाइम पे वो रिएक्शन कैसा था, इक्विलिब्रियम में था। और जब ऐसा होता है तो उस रिएक्शन को बोलते हैं रिवर्सिबल। तो आप मुझे बताओ PATM माइनस P गैस चेंज इन प्रेशर किसमें बहुत ज्यादा होना चाहिए और किसमें बहुत कम होना चाहिए? रिवर्सिबल में बहुत कम होना चाहिए और इरिवर्सिबल में तो मैं यहाँ पे वो यूज करूंगा DV और यहाँ पे यूज करूंगा DP और यहाँ पे यूज करूंगा डेल्टा T। इसमें वन स्टेप में रिएक्शन हुआ तो चेंज इन वॉल्यूम यहाँ से यहाँ तक हुआ। ये दूसरा वाला जो प्रोसेस था वो n नंबर ऑफ स्टेप में हुआ, तो इसमें मानेंगे कि वॉल्यूम में जो चेंज रहेगा वो डेल्टा V रहेगा और इसमें जो चेंज रहेगा वो dV रहेगा। ठीक है, दो एग्जांपल, पहले में हमने एक एक सैंड का पार्टिकल ऐड कर रहे हैं और दूसरे में एक साथ 100 सैंड के पार्टिकल ऐड कर दिए। तो जिसमें एक साथ 100 सैंड के पार्टिकल ऐड करते हैं वो यहाँ से यहाँ तक पहुंच गया वन स्टेप में और एक एक पार्टिकल धीरे धीरे। इन दोनों में से किसको टाइम ज्यादा लगेगा? तो मान सकते इसको टाइम इनफाइनाइट लगेगा, तो फिर इसको जो टाइम रहेगा वो कैसा रहेगा? फाइनाइट लगेगा। सही है, इसको फाइनाइट टाइम क्यों लगेगा? क्योंकि रिएक्शन एक ही स्टेप में होगा ना। अब मैंने बोला ये रिएक्शन कब इक्विलिब्रियम में था? ऑल टाइम, इक्विलिब्रियम एट ऑल टाइम। ये कब इक्विलिब्रियम में था? एट इनिशियल एंड फाइनल। ठीक है, तो ये डिफरेंस है किसके बीच में? रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। दूसरा से मिक्स हो जाती है। ठीक है, तो ये फर्क रहेगा रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में। ठीक है, तो इसलिए पूछा रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस पे डिफरेंस क्या है? तो क्या बोलेंगे? रिवर्सिबल प्रेशर में हम एक साथ प्रेशर नहीं बढ़ाते, हम लोग थोड़ा थोड़ा बहुत छोटा प्रेशर बढ़ाते हैं और इरिवर्सिबल में ज्यादा। तो रिवर्सिबल प्रोसेस जो रहेगा वो n नंबर ऑफ स्टेप में होता है, लेकिन इरिवर्सिबल जो रहेगा वो एक ही स्टेप में होगा। तो रिवर्सिबल में चेंज इन प्रेशर बहुत कम होना चाहिए और इरिवर्सिबल में चेंज इन प्रेशर बहुत ज्यादा होना चाहिए। एक जो रहेगा उसके लिए टाइम इनफाइनाइट लगेगा क्योंकि आप एक एक पार्टिकल सैंड का ऐड करते जा रहे हो। इसमें आपने एक साथ 100 पार्टिकल्स ऐड कर दिए। ठीक है, रियल में सभी ऐसे ही होते हैं, तो इसको बोलते हैं रियल प्रोसेस और इसको हम बोलते हैं इमेजिनरी प्रोसेस। रियल आइडियल गैस खत्म हो गया। ठीक है, तो ये रहेगा रियल और रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस। सिंपली मतलब क्या है दोनों का? दोनों का मतलब है इस रिवर्सिबल प्रोसेस में प्रेशर ऑफ ATM इज नियरली इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ गैस एट ऑल कंडीशन। इसमें क्या होगा? प्रेशर ऑफ ATM प्लस एक्सप्रेशर इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ गैस। ये एक्सप्रेशर किसकी वजह से था? सैंड के पार्टिकल्स की वजह से। ठीक है, मतलब जो ड्राइविंग फोर्स हमने एक्स्ट्रा लगाया था वो किसकी वजह से था? सैंड के पार्टिकल्स की वजह से। तो इसमें जो चेंज इन प्रेशर रहेगा वो कम रहेगा, इसमें चेंज इन प्रेशर जो रहेगा वो ज्यादा रहेगा। सिंपल एग्जांपल एक्सप्लेन करना है, किसी ने पूछा तो सैंड के पार्टिकल का एग्जांपल बहुत सही है। कौन सा एग्जांपल? सैंड के पार्टिकल का। सैंड के पार्टिकल एक एक करके ऐड कर रहे हैं मतलब वो रिवर्सिबल, और एक साथ पूरे ऐड किए तो वो इरिवर्सिबल। दूसरी बात, एक प्रोसेस हमेशा इक्विलिब्रियम में रहेगा, दूसरा प्रोसेस इनिशियल और फाइनल में ही क्या रहेगा? इक्विलिब्रियम में रहेगा। नहीं समझा? रिवर्सिबल और डिफरेंस लिखो, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। दो कॉलम बना दो, एक में लिखो रिवर्सिबल, दूसरे में लिखो इरिवर्सिबल। ये डायग्राम अभी ड्रॉ मत करो क्योंकि इसका वर्क डन में फिर से सेम डायग्राम हमको यूज करना होगा। तो अभी डिफरेंस लिख लो, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। पहला पॉइंट, रिवर्सिबल में ड्राइविंग फोर्स इज इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल। ड्राइविंग फोर्स इज इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल। इनफाइनाइटेसिमली का मतलब बहुत ही छोटा, छोटे से भी छोटा।
रिवर्सिबल में ड्राइविंग फोर्स इज इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल। स्पेलिंग मत पूछना। तो इसमें क्या लिखोगे? रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल में ड्राइविंग फोर्स इज लार्ज। ठीक है। दूसरा पॉइंट, चेंजिंग प्रेशर कितना रहेगा? वेरी स्मॉल, तो लिखो डीपी। डी मतलब स्मॉल डी। इसमें क्या लिखोगे? चेंजिंग प्रेशर इज डेल्टा पी। डेल्टा पी सेम कंडीशन किसके लिए आएगी? डेल्टा वी के लिए। इस एक में लिखोगे चेंज इन वॉल्यूम जो रहेगा वो कितना रहेगा? डीवी। तो दूसरे में जो चेंज इन वॉल्यूम रहेगा वो क्या रहेगा? डेल्टा वी। Which is ideal process? देखो, it is ideal process और दूसरा जो रहेगा वो real process। रिवर्सिबल जो रहेगा वो आइडियल है, मतलब हाँ ठीक है, और इरिवर्सिबल जो रहेगा वो रियल में होती है। ठीक है। एक पॉइंट टाइम का आएगा। रिवर्सिबल इट टेक्स इनफाइनाइट टाइम और इरिवर्सिबल इट टेक्स फाइनाइट टाइम फॉर कंप्लीशन, मतलब रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए। ठीक है। और क्या लिख सकते हैं? हाँ, इक्विलिब्रियम का पोजीशन। रिवर्सिबल में क्या लिखोगे? इट स्टेज इन इक्विलिब्रियम एट ऑल टाइम। इट स्टेज इन इक्विलिब्रियम ऑल टाइम। तो इरिवर्सिबल में क्या लिखोगे? इट अटेन्स इक्विलिब्रियम ओनली एट इनिशियल एंड फाइनल। और कुछ छूट गया? एग्जांपल लिख दो। एक में लिखो सैंड पार्टिकल को 1 by 1 ऐड करेंगे और दूसरे को लिखो सैंड पार्टिकल एक साथ ऐड करेंगे। हिंदी में इंग्लिश में लिखना है, फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपको समझना है। बोर्ड का एग्जाम थोड़ी देना 11th में, तो समझना जरूरी है कंपेयर टू लिखना। एक बार रीड कर लो जो आपने पॉइंट्स लिखे हैं, मन के मन में रीड करना है। 4-5 पॉइंट हो गए? 7, 3.5 मार्क का क्वेश्चन बन गया। डिफरेंस में क्या होता है? 1 पॉइंट के लिए हाफ मार्क होता है। ठीक है, चलो कॉपी क्लोज कर दो। नेक्स्ट वाला जो आपको टॉपिक पढ़ना है उसको हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी। क्या कहेंगे? इंटरनल एनर्जी। पहले देखते हैं कि इंटरनल एनर्जी होता क्या है। ऐसा कहा जाता है इंटरनल एनर्जी इज द सम ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी which is present in inside the system। दो ही प्लेयर है हमारे पास, एक सिस्टम और दूसरा सराउंडिंग। हमारे काम का कौन है? सिस्टम। तो लिखेंगे इन सिस्टम। ठीक है, तो ये इन सब का कॉम्बिनेशन होता है। इस इंटरनल एनर्जी का जो सिंबल है वो आता है कैपिटल यू और कैपिटल ई, दोनों में से कोई भी एक। पुराने जो बुक्स थे उसमें कैपिटल ई लिखा जाता था, अभी हम लोग कैपिटल यू को यूज करते हैं। तो इसके बाद जब भी इंटरनल एनर्जी आएगा तो आप वहां पे क्या लिखोगे? कैपिटल यू। ठीक है। किसी किसी बुक में कैपिटल ई भी लिखा हुआ है तो उनको पढ़ने के टाइम पे ध्यान रखना है, वहां पे कैपिटल ई का मतलब होता है इंटरनल एनर्जी। अब इस इंटरनल एनर्जी का हम लोग
क्या लिखेंगे? इट इज द सम ऑफ, सपोज किसी सिस्टम के पास काइनेटिक एनर्जी है तो हम लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस रोटेशनल एनर्जी प्लस वाइब्रेशनल एनर्जी सो ऑन। तो एक पर्टिकुलर सिस्टम के पास n नंबर ऑफ टाइप के एनर्जीज हो सकते हैं। किसी के पास न्यूक्लियर एनर्जी हो सकता है, सही है। तो इन सभी एनर्जी का जो सम होता है उन सम को हम बोलेंगे इंटरनल एनर्जी। ये जो इंटरनल एनर्जी है ये स्टेट फंक्शन है कि पाथ फंक्शन है? स्टेट फंक्शन। इसका रीजन ऐसा है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी can't be calculated, और इसीलिए हम u का वैल्यू कभी कैलकुलेट नहीं करते हैं, हम हमेशा डेल्टा u का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो जब भी हम किसी का इंटरनल एनर्जी फाइंड करते हैं तो इंटरनल एनर्जी का डिफरेंस फाइंड करते हैं, क्योंकि किसी एक का इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। इफ हमको डेल्टा u कैलकुलेट करना है तो क्या करते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल। ये कोई रिएक्शन है जिसमें हम लोग R से P तक जा रहे हैं, मतलब रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब फॉर्मूला क्या बनेगा? डेल्टा U इक्वल्स टू U ऑफ प्रोडक्ट माइनस U और रिएक्टेंट। अब ये जो डेल्टा U का वैल्यू है ये या तो 0 हो सकता है, या तो ये पॉजिटिव हो सकता है, या तो ये नेगेटिव हो सकता है। कब 0 रहेगा? जब उसका इनिशियल एनर्जी और फाइनल इंटरनल एनर्जी सेम रहेगा। तो ये कब यूज करेंगे? व्हेन फाइनल इंटरनल एनर्जी इज इक्वल्स टू इनिशियल इंटरनल एनर्जी। इस टाइम पे डेल्टा U जो रहेगा वो 0 रहेगा। पॉजिटिव कब रहेगा? व्हेन इंटरनल एनर्जी ऑफ फाइनल इज ग्रेटर देन इंटरनल एनर्जी ऑफ इनिशियल। ये कब रहेगा? इंटरनल एनर्जी ऑफ फाइनल इज स्मॉलर देन। इसका मतलब क्या? हम यहां से यहां पे गए तब हमने एनर्जी को एब्सॉर्ब भी नहीं किया, एनर्जी को इमिट भी नहीं किया, तो क्या होगा? हमारा इनिशियल इंटरनल एनर्जी और फाइनल इंटरनल एनर्जी दोनों कैसा रहेगा? सेम रहेगा। तो ये 0 आ रहा है, इसका मतलब नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, सही है। इफ हम यहां से यहां पे गए तो पहले हमारा इंटरनल एनर्जी कम था सिस्टम का, बाद में सिस्टम का इंटरनल एनर्जी बढ़ गया, मतलब फाइनल का इंटरनल एनर्जी इनिशियल से ज्यादा है। तो यहां से यहां तक गए तो इंटरनल एनर्जी को एब्सॉर्ब किया, सही है। तो ये कब पॉसिबल है? जब वो इंटरनल एनर्जी को क्या करेगा? एब्सॉर्ब करेगा। और ये कब होगा? जब वो इंटरनल एनर्जी को एमिट करेगा। तो 3 पॉसिबिलिटी है। अब ये जो है इंटरनल एनर्जी, ये स्टेट फंक्शन है कि पाथ फंक्शन है? पक्का? And it is extensive property. Extensive property मतलब डिपेंड्स अपॉन। हमारे पास सिस्टम ज्यादा है तो उसके पास एनर्जी भी ज्यादा है। जब मैटर को कम किया तो उसके अंदर का एनर्जी भी कम हुआ, और उसके अंदर का एनर्जी भी कम हुआ तो उनका सम भी कम होगा, सम भी कम होगा मतलब इंटरनल एनर्जी कम होगा। तो इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट, एंड दैट्स व्हाई दिस इंटरनल एनर्जी इज कंसीडर्ड एज अ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, राइट।
ठीक है। अब जो किसी भी सिस्टम के अंदर जो एनर्जी होता है उस एनर्जी को ट्रांसफर कैसे करेंगे? मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, मतलब एक सिस्टम के पास का जो एनर्जी है वो चेंज हो रहा है, तो चेंज कैसे हो सकता है, किस मोड में वो चेंज हो सकता है? मॉर्निंग में हेवी नाश्ता करके आ गया, मेरे बॉडी के अंदर एनर्जी है, मतलब जो टोटल एनर्जी है उसको माना इंटरनल एनर्जी ज्यादा है, काम कर रहे, पढ़ा रहे, खड़े हैं, चल रहे हैं, इससे क्या होगा? एनर्जी कम हो गया। इसका मतलब एनर्जी जो रहेगा वो एक जगह से दूसरी जगह बोलते हैं ट्रांसफर होता है, लेकिन टोटल एनर्जी जो रहेगा वो कैसा रहेगा? सेम रहेगा। लेकिन मेरे बॉडी का एनर्जी कम हुआ ना, वैसा तो नहीं कि ये एनर्जी आपके अंदर आ गया, वो हमको नहीं देखना है, लेकिन ये तो देखना है कि एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है। तो एनर्जी ट्रांसफर कैसे होता है? तो एनर्जी ट्रांसफर दो तरीके से होता है, इन द फॉर्म ऑफ हीट या तो इन द फॉर्म ऑफ वर्क, दो तरीके से। क्या कोई है जिसको दोनों के बीच का डिफरेंस पता है? कि हम एनर्जी ट्रांसफर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट और इन द फॉर्म ऑफ वर्क, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? वर्क और हीट दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में एनर्जी ट्रांसफर होता है, इसलिए इसको बोलते हैं मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। एनीवन? शायद वर्क में कांटेक्ट की जरूरत हो, बिना कांटेक्ट के भी ट्रांसफर हो सकता है। और बैठो, हीट जो है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर, और वर्क जो है वो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी विदाउट चेंज इन, मतलब इफ दो ऑब्जेक्ट के बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस ज्यादा है तो क्या होगा? मतलब यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर यहाँ पे लेके चलता हूं मैं, ये 200 डिग्री सेल्सियस है, और इस ऑब्जेक्ट के सरफेस के ऊपर मैंने दूसरा एक ऑब्जेक्ट रखा है, इस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर जो है वो 50 डिग्री सेल्सियस है, क्या होगा? ये जो ऑब्जेक्ट ए है और ऑब्जेक्ट बी, इन दोनों में से अभी के लिए किसका एनर्जी ज्यादा है? मतलब इंटरनल एनर्जी ऑफ ए इज ग्रेटर देन इंटरनल एनर्जी ऑफ बी। अब वो ऐसा रहा है, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। अब ये ट्रांसफर इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर है वो ज्यादा है, तो ये हमेशा टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से होता है। और जब टेम्परेचर डिफरेंस की बात करते हैं तो जिसका टेम्परेचर ज्यादा है वहां से जिसका टेम्परेचर कम है वहां पे होगा, तो इधर एनर्जी का ट्रांसफर होगा। कब तक? तो इसका एनर्जी धीरे धीरे कम हो जाएगा और इसका मतलब टेम्परेचर कम हो जाएगा, इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और जिस टाइम पे दोनों का टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा उसको बोलेंगे इक्विलिब्रियम, उससे अच्छा उसको बोलेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे? थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जब दोनों का टेम्परेचर जो रहेगा वो सेम हो जाएगा, तो उस टाइम पे इन दोनों ने एनर्जी को ट्रांसफर करना बंद कर दिया। लेकिन इनिशियली इसका टेम्परेचर ज्यादा है, इसका टेम्परेचर कम है, तो एनर्जी यहाँ से इधर ट्रांसफर हो रहा है, और ये ट्रांसफर इन दोनों का टेम्परेचर डिफरेंट होने की वजह से हो रहा है, तो इसको बोलेंगे। टेम्परेचर डिफरेंस को छोड़ के बाकी जिस भी रीजन की वजह से एनर्जी का ट्रांसफर होता है उसको हम बोलते हैं वर्क। अब क्या किया, ये जो रजिस्टर यहाँ पे है, यहाँ से उठा के मैंने यहाँ पे रख दिया, इसका मतलब मैंने वर्क किया। लेकिन ये वर्क करने के लिए टेम्परेचर डिफरेंस तो हमने मेन क्राइटेरिया नहीं माना, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मैं वर्क कर रहा हूँ, मतलब मेरी एनर्जी कम हो गई, मेरी एनर्जी कम हो गई, इसका मतलब एनर्जी का ट्रांसफर हुआ। कहाँ पे वो बाद में देखेंगे, लेकिन मेरा एनर्जी ट्रांसफर हुआ, और ये एनर्जी ट्रांसफर टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से नहीं हुआ।
तो मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट को यहाँ से उठा के यहाँ पे रखा, मतलब मैंने वर्क किया। इसका मतलब एनर्जी का ट्रांसफर वर्क के थ्रू भी होता है, या तो एनर्जी का ट्रांसफर हीट के फॉर्म में होता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, डेफिनेशन में क्या लिखोगे, अभी नहीं बाद में, पहले लिखना शुरू कर देता हूँ। तो क्या लिखोगे, एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर, और डिफरेंस इन टेम्परेचर इसको बोलेंगे एनर्जी ट्रांसफर ऑन एनी अदर मोड अदर दैन चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, एक और बात, इसको कहा जाता है डिसऑर्डर फॉर्म ऑफ एनर्जी, और इसको बोल रहा है ऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। ऐसा क्यों कहा होगा, एक को बोला है डिसऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी और दूसरे को बोला है ऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। नहीं, देखो अब ये मेरे पास एक मेटल का रॉड है, ठीक है। अब ये एक हीटिंग कॉइल है, इस हीटिंग कॉइल में मैंने ये रॉड रख दिया, बड़ा रॉड है ये, ठीक है। इसका टेम्परेचर कम था, इसका टेम्परेचर ज्यादा है, ठीक है। अब थोड़ी देर के बाद मैंने देखा तो इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, इसका मतलब यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर हो गया। लेकिन अब दो तरीके से, मैं हाथ को यहाँ लगाता हूँ और हाथ को यहाँ लगाता हूँ, तो क्या होगा, नीचे में टेम्परेचर ज्यादा होगा, ऊपर में टेम्परेचर कम होगा। मतलब इस ऑब्जेक्ट से इस ऑब्जेक्ट में एनर्जी का ट्रांसफर हुआ है, लेकिन इस लोअर साइड के मॉलिक्यूल में हीट ज्यादा है और अपर साइड के मॉलिक्यूल में हीट कम है। मतलब यहाँ पे जो ट्रांसफर हुआ है वो सभी पार्टिकल में इक्वली नहीं हुआ है, तो इसको बोलेंगे हम लोग डिसऑर्डर फॉर्म। अब इस डस्टर को, ये पूरा हमारा मैटर है, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से उठाया, तो ऐसा तो नहीं है कि मैंने आधे पार्टिकल को उठाया आधे को नहीं उठाया, तो मैं इसको यहाँ से उठा के यहाँ पे रखता हूँ। मतलब इस मैटर में जितने भी पार्टिकल्स है सबका क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। तो मैं वर्क जो कर रहा हूँ वो सभी पार्टिकल के ऊपर सेम कर रहा हूँ। भले मैंने पकड़ा बीच में है, लेकिन वर्क जो रहेगा वो सभी के ऊपर सेम हो रहा है। इसीलिए वर्क को कहा जाता है ऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। मतलब समझ में आ रहा है दोनों के बीच का डिफरेंस? एक को हमने डिसऑर्डर्ड बोला, दूसरे को हमने ऑर्डर बोला। डिसऑर्डर्ड क्यों बोला? क्योंकि इस लोअर पार्ट में जो पार्टिकल्स रहेंगे उसका टेम्परेचर ज्यादा रहेगा और अपर साइड में जो पार्टिकल्स रहेंगे उसका टेम्परेचर कम रहेगा, तो सभी पार्टिकल में एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल है, और इसीलिए इसको बोलेंगे डिसऑर्डर्ड फॉर्म और इसको बोलेंगे ऑर्डर्ड फॉर्म। क्योंकि जब यहाँ पे हम लोग किसी के ऊपर वर्क डन करेंगे, मतलब इस चेयर को उठा के यहाँ से यहाँ रख दिया, तो चेयर पे जितने भी पार्टिकल्स रहेंगे सभी के ऊपर मैंने सेम वर्क डन किया, और इसलिए इसको कहा जाता है ऑर्डर और डिसऑर्डर। 2 पॉइंट बताया मैंने। पहला डेफिनेशन क्या रहेगा, एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, और ये अदर दैन टेम्परेचर डिफरेंस, दिस इज डिसऑर्डर फॉर्म, दिस इज ऑर्डर फॉर्म। ठीक है।